हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में 3 टॉपिक पढ़े थे, तीनों ही गणितीय व्यंजक था। फर्स्ट टॉपिक था एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, ठीक, जिसके लिए हमने फॉर्मूला निकाला था टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। ये वाले हमने फॉर्मूला निकाला था फर्स्ट जो टॉपिक था उसमें, ठीक है, जहाँ पर पी क्या चीज़ है, वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण है, ई जो है क्या चीज़ है आपको, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, जिसके लिए हमने फॉर्मूला निकाला था W इज इक्वल्स टू पी ई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और तीसरी जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, जिसका जो फॉर्मूला है वो है U इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा, ये था, ठीक है। तो हमने कल की वीडियो में 3 टॉपिक्स पर क्या किए थे, डिस्कस किए थे, और इसकी जो गणितीय व्यंजक है उसको हमने प्राप्त किया था, ठीक है। तो चलिए आज हम जस्ट इसी के आगे एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, और लगभग ये चैप्टर जो है वो अब फिनिश की ओर हैं। 2-3 टॉपिक और बचा है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 2-3 टॉपिक है, मतलब ये 2-3 लेक्चर्स और लगेंगे इसमें कंप्लीट होने में, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है ना, पहला चैप्टर वो थोड़ा लंबा है, ठीक ना, इस कारण से थोड़ा लंबा जा रहा है वीडियो, ठीक है। चलिए, तो आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है विद्युत फ्लक्स, ठीक है, कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। चलो चीज़ों को इमेजिन करना सीखे, ठीक ना, जो वर्ड लिखे हैं बुक में उसको रियलाइज़ करना सीखिए, उसको हवा में इमेजिन करना सीखिए, वायुमंडल में इमेजिन करना सीखिए। ऐसे पढ़िए इसको कि आपके आंखों के सामने, भले ही वो प्रैक्टिकल में है चाहे मात्र है, ठीक ना, लेकिन वो आपके आंखों के सामने वो चीज़ें बनती हुई दिखाई दे, ठीक है, तब जो चीज़ें जो हैं वो आसानी से समझ में आती है, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी के आज की वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स, ठीक है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है ना, तो ध्यान से समझना, विद्युत फ्लक्स, ठीक है, क्या है फ्लक्स, ठीक है। देखो परिभाषा देखो, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इसे किससे डिनोट करते हैं, फाई से, ठीक है। अब चीज़ें जो है एक बार में समझ नहीं आता, तो इसको एक बार और रिपीट करो, क्या बोल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से, ठीक है, ये मान लेते हैं क्या चीज़ है आपका, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से, तो मान लेते हैं आपके पास क्या चीज़ है, ये किसी क्षेत्रफल है, ठीक है। तो क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या, तो ये जो क्षेत्रफल है उससे अभिलंबवत मान लेते हैं कि गुजरने वाली क्षेत्र रेखाएं वो ये हैं, ये जो जितने अभिलंबवत गुजरने वाली जो क्षेत्र रेखाएं हैं उसकी संख्या को हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आई होप यू आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। क्या चीज़, फिर से, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स कहेंगे, और विद्युत फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई ई से, ठीक है। फाई को, इसको क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे, फाई बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करेंगे किससे, फाई ई से, ठीक है। चलिए अब इसी में आता है क्या, धनात्मक विद्युत फ्लक्स क्या होते हैं और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स क्या होते हैं, है ना। तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जा रही होती है, ठीक ना, अगर क्या हो रही है, वो उससे जो क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं पृष्ठ से, अगर वो बाहर की ओर जा रही है तो जो विद्युत फ्लक्स है उसको हम क्या बोलेंगे, धनात्मक बोलेंगे, ठीक है। और इस स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं को हम क्या होती है, अपसरित होती है, ठीक है। अपसरित मतलब खुद ही होता है, कहती है फैलना, यानी कि वो बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो फिर से धनात्मक विद्युत फ्लक्स क्या होते हैं, जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करती है, बाहर की ओर जाती है ना, तो हम उसको बोलेंगे क्या, धनात्मक विद्युत फ्लक्स। और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स में क्या होगा, जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो जो है वो अंदर की ओर आ रही है, तो हम विद्युत फ्लक्स को क्या बोलेंगे, ऋणात्मक बोलेंगे। और इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो क्या कहलाती है, अभिसरित कहलाती है। अभिसरित मतलब होता है सिकुड़ना, यानी कि अंदर की ओर आना, ठीक है। और अपसरित मतलब क्या होता है, फैलना, यानी कि बाहर की ओर जाना, ठीक है।
चलिए इसको हम एक डायग्राम से और अच्छे समझ सकते हैं, धनात्मक विद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स को। ठीक है, चलिए ये यहाँ पर ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। ठीक, अब यहाँ पर जो डायग्राम दिया ना उसको आप समझिए। ठीक, देखो यहाँ पर ये विद्युत फ्लक्स आपको दिखाया गया। ठीक है, देख विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। तो यहाँ पर जो दो आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है वो क्या है आपका, ये है। अब इस विद्युत क्षेत्र में हम दो क्षेत्रफल ले रहे हैं, एक क्षेत्रफल जो है वो प्लस क्यू आवेश के चारों ओर है, हाँ, और दूसरा जो क्षेत्रफल है वो क्या चीज़ है, माइनस क्यू आवेश के चारों ओर है। ठीक है, अब इन दोनों क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली जो कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है उसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। अब बात आती है धनात्मक विद्युत फ्लक्स की और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स की। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो प्लस क्यू आवेश होती है उससे जो निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो क्या होती है, वो जो है वो धनावेश से प्रारंभ होकर क्या करती है, अनंत तक जाती है ना। दैट मीन्स क्या हो रही है, बाहर की ओर जा रहे हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं उसको हम बोलेंगे क्या चीज़ है ना। तब जो इसकी जो विद्युत फ्लक्स है उसको हम बोलेंगे धनात्मक विद्युत फ्लक्स। और जो ऋण आवेश में क्या हो रही है, विद्युत क्षेत्र रेखा जो है वो इसकी तरफ आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है, देने हम इसको बोलेंगे क्या चीज़, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। आई होप यू आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब यहाँ पर बात किसकी हो रही थी, विद्युत क्षेत्र की बात हो रही थी। ठीक है, और क्या बात हो रही है, क्षेत्रफल की बात हो रही है। देन मान लेते हैं उसको क्षेत्रफल को एस मान लेते हैं, छोटा क्षेत्रफल और डी एस मान लेते हैं, ऐसे इसकी बात हो रही थी विद्युत फ्लक्स की परिभाषा में। ठीक है, तो यहीं पर बोला गया है यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई है, तथा उसके लंबवत स्थित पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर क्या है, डी एस है। ठीक है, उसके लंबवत स्थित, इसके लंबवत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है तथा उसके लंबवत स्थित पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, डी एस है। तो उस पृष्ठ तल से संबद्ध जो विद्युत फ्लक्स होगी वो इस परिभाषा पर डिपेंड करता है, क्या कि डी फाई ई इज इक्वल्स टू होता है ई डॉट डी एस, जहाँ पर जो डी फाई ई क्या बता रहा है, अल्प विद्युत फ्लक्स को बता रहा है, किसमें, अल्प क्षेत्रफल डी एस में। ओके, ठीक, तो ये फॉर्मूला है आपके पास विद्युत फ्लक्स की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, फाई ई यानी कि डी फाई ई इज इक्वल्स क्या होता है, ई डॉट डी एस होती है, जहाँ पर जो डी एस है क्या चीज़ है, अल्प क्षेत्रफल को डिनोट करता है ना। जैसे डायग्राम में यहाँ पर दिया गया, चित्र ए में देखो और चित्र बी में देखो। ठीक है, अब चित्र ए में क्या दिख रहा है हमको, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, और यहाँ पर एक क्या चीज़ है, डी एस का क्षेत्रफल है। ठीक है, और यहाँ से जो क्षेत्र क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो यहाँ से निकल रही हैं, ठीक है, यहाँ से ये जो क्या बोल रहे हैं, हमेशा क्या होना चाहिए, पृष्ठ के लंबवत ही विद्युत क्षेत्र निकलेगी। ठीक ना, ध्यान से इसको समझिएगा है ना। हमारी जो परिभाषा आया था उसमें क्या आया था कि पृष्ठ के अभिलंबवत जो कुल क्षेत्र रेखाएं होती है उसको हम विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो ये जो पृष्ठ है आपके पास डी एस पृष्ठ, उसकी अभिलंबवत क्या हो रहे हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं। ठीक है, और ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो किसके समांतर है, विद्युत क्षेत्र के समांतर है। ठीक है, ये चीज़। दूसरे बी में देखो, बी में क्या हो रहा है, डी एस क्षेत्रफल है, लेकिन जो इससे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो निकल रही है लंबवत, उससे क्या कर रहे हैं, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितने एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है ना। हो भी सकता है, कोई जरूरी है कि वो एकदम स्ट्रेट लाइन हो, कोई जरूरी कि इधर ही हो तो कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो, है ना। तो मान लेते हैं कि उस पृष्ठ से अभिलंबवत जो क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है उससे अगर क्षेत्र की तीव्रता जो है वो थीटा एंगल बनाती है ना, तब जो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, क्योंकि थीटा एंगल किससे बना रही है, इसी अभिलंबवत से बना रहे हैं, है ना। तो हम इसे अगर घटक लें, अभिलंबवत घटक लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है आपका डी फाई ई इज इक्वल्स टू ई डी एस, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, डी फाई ई इज इक्वल्स टू ई कॉस थीटा डी एस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभिलंबवत घटक के साथ हम क्या बना रहे हैं, अभिलंबवत में ही थीटा कोण बना रही है। ठीक है, ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, डी फाई ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये, डी फाई ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ये वाली ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, ई कॉस थीटा डी एस बोलो या ई डी एस कॉस थीटा बोलो, दोनों एक ही है। ठीक है, अब एक बात आती है आपके पास, क्या, ये वाली, इसको समझना आपको बेहद जरूरी है। ठीक है, इसको, यदि थीटा इज 90 डिग्री अर्थात पृष्ठ जो है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर है ना। अब आपके माइंड में ये जो है वो दिमाग आना चाहिए, क्या भैया, अगर पृष्ठ जो है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो थीटा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए।
है ना, आएगा दिमाग में, है ना। अब एक बार और परिभाषा को क्या करो, थोड़ा रीड करो। क्या बोल रहे थे परिभाषा में कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, पृष्ठ के लंबवत, क्या बोल रहे हैं, पृष्ठ के लंबवत। ठीक है, ये चीज हो गया। अब पृष्ठ के लंबवत बोल रहे हैं, जिसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। नीचे में एक डायग्राम बनाया, उससे समझ सकते हैं आप। ठीक ना, ये जो फर्स्ट डायग्राम है वो है आपके पास, पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र के समांतर है ना। पृष्ठ जो क्या चीज़ है आपका, जब विद्युत क्षेत्र के समांतर, ये आपका क्या बता रहे हैं, विद्युत क्षेत्र को बता रहे हैं। ये जो बता रही है वो क्या चीज़ है आपका, विद्युत क्षेत्र को बता रही है ना। अब विद्युत क्षेत्र में क्या चीज़ है, पृष्ठ है, नीले कलर के जो आपको सर्कल दिख रहे हो क्या चीज़ है आपका, एक पृष्ठ है। ठीक ना। अब ये पृष्ठ जो है वो यदि क्या चीज़ है, विद्युत क्षेत्र के समांतर है, लेकिन फ्लक्स की परिभाषा क्या बोलती है कि जो पृष्ठ है उसके लंबवत क्या होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र रेखा होना चाहिए। तो जो पृष्ठ है, ये वाली पृष्ठ जो है वो उसके अभी लंबवत ये वाली लाइन आ रही है ऊपर से, वो क्या चीज़ है आपका, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर से आ रहे हैं ऊपर से ना, किसके लंबवत, पृष्ठ के लंबवत। और ये जो विद्युत क्षेत्र है ये इससे कितना एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पर बात समझ में आ गई क्या, कि अगर पृष्ठ जो है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर है ना, अगर पृष्ठ जो है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर, देखो पृष्ठ कैसे आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, ऐसे सिंपल रखा गया है ना। लेकिन भैया परिभाषा में क्या बोल रहा था कि पृष्ठ के अभिलंबवत आना चाहिए, तो पृष्ठ को के अभिलंबवत क्या आएगी, विद्युत क्षेत्र रेखा आएगी, जो कि किससे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, अब बात आती है किसकी, अब आता है क्या चीज़, पृष्ठ जो है वो अगर विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। देखो यहाँ पर इमेजिन करो जस्ट, क्या चीज़ आपका पतला सा दिख रहा है नीले सर्कल, है ना। इसका मतलब क्या चीज़ है कि नीले सर्कल को ये बेध कर क्या कर रहे हैं, इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब आर पार निकल रही है। जब आर पार निकल रही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी, तो मतलब क्या चीज़ है कि जो पृष्ठ के अभिलंबवत क्या हो रही है आपका, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ठीक है, तो जब पृष्ठ जो है क्या चीज़ है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की क्या चीज़ है, लंबवत है, लंबवत है। दैट मीन्स, एक मिनट ना, विद्युत क्षेत्र क्या चीज़ है, वो लंबवत है। तो उस कंडीशन में अभी ये विद्युत क्षेत्र के लंबवत है जो पृष्ठ है ना, तो इसके लंबवत, तब पृष्ठ के लंबवत हमें क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चाहिए, क्योंकि फ्लक्स की परिभाषा क्या बोलती है, पृष्ठ के अभिलंबवत, है ना। तो चूंकि पृष्ठ जो है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो ऐसे इसकी विद्युत क्षेत्र रेखा होगी, ऐसी ऐसी होगी, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि देखो ये पृष्ठ जो है वो, सॉरी ना, ये पृष्ठ जो है क्या चीज़ है आपका, किसके अभिलंबवत है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। एक मिनट बस ना, हाँ अच्छे समझ लीजिए इसको ना, पहला वाला समझ में आ गया था एकदम, इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए ना। देखो क्या चीज़ है, पृष्ठ जो है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। ये जो पृष्ठ दिख रहा है नीले सर्कल में, ये क्या चीज़ है आपको, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, है ना, ये वाली, उसकी क्या चीज़ है, अभिलंबवत है, लंबवत है। ठीक ना, मतलब उसको अंदर से वो भेदते हुए क्या कर रहे हैं, वो भेदित करते हुए क्या कर रही है, विद्युत क्षेत्र जा रही है, तभी तो लंबवत होगा। जस्ट इमेजिन करिए, ठीक ना। तो अगर हम पृष्ठ के अभिलंबवत ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी ली, तो भैया पृष्ठ के अभिलंबवत होगा क्या, इधर से तो आएगी, क्या इधर से तो आएगा पृष्ठ के अभिलंबवत, इसको भेदते हुए तो क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा, इसे जाएगा, इसको क्या करेगा, ये अंदर से जाएगा। दैट मीन्स क्या चीज़, पृष्ठ के अभिलंबवत होगा। तो ये भी अभिलंबवत लाइन और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये भी अभिलंब क्या चीज़ें, अभिलंबवत हैं। तो दैट मीन्स ये दोनों लाइन जो होगी वो कैसी होगी आपका, एक दूसरे के समांतर होगी। दैट मीन्स क्या होगा आपका, थीटा इज इक्वल टू 0। तो इतना चीज़ें आप क्लियर रखना कि जब पृष्ठ जो है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर होती है, क्या पृष्ठ जो है वो विद्युत क्षेत्र क्या होती है, समांतर होती है ना। लेकिन भैया पृष्ठ से जो अभिलंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ कितने एंगल बनाती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, दूसरी बात, जब पृष्ठ जो है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, क्या पृष्ठ जो है वो अगर विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर किससे जा रही है, पृष्ठ के अभिलंबवत ही जा रही हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी अभिलंबवत हैं, और जो पृष्ठ है वो भी क्या चीज़ है आपको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या चीज़ है, अभिलंबवत है। तो दोनों अभिलंबवत होकर क्या बनाएगी, वो दोनों जो है वो पैरेलल हो जाएगी। दैट मीन्स वहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 एंगल बनेगा। ठीक है, इसको आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो, जितनी ज़्यादा इमेजिन करोगे ना उतने ज़्यादा क्या होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ठीक है, जस्ट आपको इमेजिन करना है कि कैसे वो जो है वो एंगल 90 डिग्री बनाते हुए रखा गया, कैसे पैरेलल रखा गया, इसको जस्ट इमेजिन कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप यू, है ना।
ये हो गया। तो दैट मीन्स अब जब देखो, जब पृष्ठ क्या चीज़ है आपका विद्युत क्षेत्र के समांतर है, ठीक ना, पृष्ठ कैसे है, विद्युत क्षेत्र के समांतर है, समांतर है, दैट मीन्स क्या चीज़, थीटा इक्वल कितने एंगल बनेगा, 90 डिग्री, ठीक ना। क्यों, क्योंकि क्षेत्र के समांतर पृष्ठ है, लेकिन हमें फ्लक्स की परिभाषा से क्या करना है, पृष्ठ के अभिलंबवत क्या लानी है, क्षेत्र रेखाएं ला रही है। तो भैया पृष्ठ के अभिलंबवत क्षेत्र रेखा आ रही है, तो वो जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक ना। तो यहाँ पर EDS cos 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री की वैल्यू कितने होता है, कॉस की वैल्यू cos 90 डिग्री होता है 0, दैट मीन्स पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इस प्रकार यदि जो पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो उससे गुजरने वाले जो फ्लक्स का मान है क्या होता है, शून्य होता है। दूसरी कंडीशन, यदि थीटा इज 0, अर्थात क्या चीज, पृष्ठ जो है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, तब क्या हो जाएगा आपका cos 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, दैट मीन्स क्या होगा, सिर्फ EDS होती है। इस स्थिति में क्या होता है कि जो पृष्ठ जो है वो यदि विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो उससे गुजरने वाले जो विद्युत फ्लक्स होते हैं वो क्या होते हैं, अधिकतम होते हैं, ठीक है, कुछ वैल्यूज आता है इसका, ठीक। तो आई होप यू जो मैं समझाने की कोशिश किया हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। एक बार और अपने से क्या करो, इसको समझने की कोशिश करो, मैं बताया हूँ उससे थोड़ा बहुत तो आइडिया मिल गया होगा आपको कि कैसे हमें समझने हैं, ठीक ना। अब जस्ट उसको आप इमेजिन करके थोड़ा से समझिए, और या फिर वीडियो को थोड़ा से और क्या बोलते हैं, रिवर्स करके देखिए, समझ में पक्का आएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके मात्रक को देख लेते हैं। तो हमारे पास जो फाई ई, याद रखना इस चीज़ को ना कि डी फाई ई इज इक्वल टू कितना होता है, EDS, है ना, ये EDS, इसको याद रखना। वो cos थीटा जो है वो सब समय समय पर होता है, जब थीटा एंगल बना रही है तो EDS cos थीटा ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन मेन जो फॉर्मूला है आपका ये होता है, ठीक है, डी फाई ई इज इक्वल टू EDS, ठीक। अब हमें इससे क्या करना है, एसआई मात्रक निकालनी है, ठीक है। अब एसआई मात्रक हमें निकालनी है इसका, तो हम ई का मात्रक क्या जानते हैं, ई की परिभाषा क्या होती है, हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इज इक्वल होता है F/Q0, इतना तो हम जानती हैं। अब जो एफ की जो मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन, ठीक है, और इसकी मात्रक क्या होता है, क्यू की मात्रक कूलाम होते हैं, ठीक है। तो ये जो हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, है ना। अब इसमें जो एड क्या चीज़ है आपका, DS एड है, ई का वैल्यू, ई का जो मात्रक होगा कि क्या कितना हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम हो गया, ठीक है। और DS क्या चीज़ है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल को हम कैसे नापते हैं, वर्ग मीटर से या फिर मीटर वर्ग से, जिसको हम स्क्वायर मीटर बोलते हैं, मीटर स्क्वायर बोलते हैं, ठीक ना। तो इसकी जो ऐसा ही मात्रक होगी वो क्या होगी, वो हो जाएगा आपके पास, देखो 1 मिनट ना, मैं उसको अच्छे से बता देता हूँ। देखो फाई ई इज इक्वल्स टू है आपके पास क्या चीज़, EDS, ठीक ना, EDS। अब ई का जो मात्रक है वो क्या हो गया, ई का मात्रक मिल गया आपको न्यूटन, उसको मैं सिंपल लिख रहा हूँ एन करके, ठीक है, न्यूटन को एन करके ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक ना, ताकि आपको स्क्रीन में अच्छे से दिख जाए, ठीक है। अब मैं अगर ई की मात्रक क्या बताया हमने अभी, न्यूटन प्रति कूलाम, ये हो गया, इनटू में क्या चीज़ है आपका, मीटर स्क्वायर, क्या है, मीटर स्क्वायर, ऐसे। तो इसकी जो परिभाषा मतलब मात्रक होगी क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम यहाँ पर आया है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा जो इसकी मात्रक हमने निकाला, ठीक। अब इसके हमें क्या निकालना है, विमी सूत्र निकालना है। तो विमी सूत्र कैसे निकलेगा, अब यहाँ पर देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है, तो कूलाम के लिए तो हो गया क्या चीज़ आपका, एम्पियर प्रति कूलाम, इसलिए अगर ऊपर जाएंगे तो ए इन्वर्स हो जाएगा, है ना। इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, ए इन्वर्स हो जाएगा। अब मीटर स्क्वायर है तो मीटर को हम एल में नापते हैं, देन एल स्क्वायर हो जाएगा। अब न्यूटन है तो न्यूटन किसका मात्रक होता है ना, इसको हम जैसे बनाएंगे, है ना, ऐसे। न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का, और बल का फॉर्मूला हम जानते हैं F इज इक्वल कितना होता है, MA, जहाँ पर M क्या होता है, द्रव्यमान, और A जो होता है पास क्या होता है, त्वरण होता है, ठीक है। बस यही सीखना है, द्रव्यमान को हम नापते हैं M से, मास, ठीक है, इनटू त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे होता है। तो क्या हो गया, अगर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो सेकंड का -2 होगा, यानी कि T, इसको हम क्या लिखेंगे, T, तो T की पावर क्या हो जाएगी आपका, -2 हो जाएगा, ठीक है। -2 होना चाहिए ना, यहाँ पर -3 क्यों लिखे हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर है तो न्यूटन की वैल्यू हो गई F इज इक्वल टू MA। अब M के लिए हम यूज़ करेंगे किसका, मास का, और त्वरण को क्या होता है, त्वरण का होता है आपके पास क्या, मीटर होता है, और S स्क्वायर हुआ, ठीक है। S को हम T से मापेंगे,
ठीक। तो यहाँ पर ये मिस्टेक है, देखो एम यहाँ पर भी आया हुआ है, एम क्या चीज़ है आपका, मीटर को बता रहे हैं ना, दूरी को बता रहे हैं, और यहाँ पर भी क्या मीटर स्क्वायर आया है, तो यहाँ पर ये विमी सूत्र गलत है, ठीक ना। दरअसल क्या चीज़ है आपका, एल की पावर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। क्या आएगा आपका, एल की पावर 3 आएगा और टी की पावर जो -2 आएगा, ठीक है। तो इसको अपनी बुक में एक बार सुधार लेना कि इसका जो विमी सूत्र होगी क्या होगी आपका, इसका विमी सूत्र होगा आपका एम एल क्यूब टी की पावर -2 और ए इनवर्स। आपको जो है वो विमी सूत्र निकालना आता है, कैसे निकालना आपको समझ में आया, कैसे निकाल रहा था मैं अभी, है ना। बस इसी से करना, देखना आपका इतना ही आएगा, ठीक है। इसमें जो विमी सूत्र निकाला गया वो थोड़े से उल्टा कर दिए, एल की पावर 2 नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, एल की पावर 3 आएगा, और टी की पावर -3 नहीं आकर टी की पावर -2 आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ से अब देखो, विद्युत फ्लक्स आपने पढ़ लिया, विद्युत फ्लक्स का मात्रक पढ़ लिया, ठीक है। अब विद्युत फ्लक्स के हम यूज़ करके क्या करेंगे, एक बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, ठीक ना। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है उसको पढ़ते हैं, क्या चीज़ है, घन कोण, ठीक है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा वो दरअसल लास्ट टॉपिक ही रहेगा, और लास्ट टॉपिक क्या भैया, वो तो आपका थोड़ा लंबा ही है ना। जैसे आप इसके बाद जो आने वाला क्या चीज़ है, गॉस का नियम आएगा। अब गॉस के नियम को आप प्रूफ करोगे, उसके बाद गॉस के नियम का अनुप्रयोग आएगा, तो 5 अनुप्रयोग दिए गए हैं। फिर लास्ट टॉपिक आपके पास क्या चीज़ है कि गॉस के नियम से कूलाम के नियम का उत्पत्ति करना है। तो कुल मिलाकर आपका 6-7 टॉपिक बचा हुआ है, ठीक ना। मेन अगर बोले तो 2 टॉपिक बचे हैं, क्योंकि गॉस के नियम में ही 5 टॉपिक और रहते हैं, है ना। तो 7-8 टॉपिक ऐसे बचा हुआ है, ठीक है, जो कि आपका जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और समझ में भी आएगा, ठीक है। चलिए तो हम उससे पहले क्या करते हैं, छोटा सा टॉपिक है उसको देख लेते हैं, क्या चीज़ है ना, घन कोण। घन कोण क्या होते हैं ना, जैसे कि आपके पास क्या चीज़ है, बॉल है ना, क्या चीज़ है, बॉल है, जैसे क्रिकेट में खेलते हैं वाला बॉल। अगर हम उसके एक किनारे को क्या कर दें, काट दी, या फिर होता है ना कि बॉल कभी कभी फट जाता है, 2 टुकड़े में बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पर जो शेप बनता है ना, शेप जो बना, जो बाहरी पोर्शन बना उसका, जो कटा वाला भाग, वही क्या कहलाते हैं, घन कोण कहलाते हैं, ठीक है, सॉलिड एंगल कहलाते हैं। इतना बात क्लियर हो गया, ठीक। अब समझते इसको, परिभाषा को देखो, किसी भी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को क्या बोलेंगे, घन कोण बोलेंगे, किसी भी पृष्ठ द्वारा, ठीक ना। जैसे कि देखो क्या बोले, पृष्ठ की सीमा पर स्थित बिंदुओं को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखाएं घन कोण का निर्माण करती हैं। अल्प पृष्ठ को हम किससे दर्शाएंगे, किससे दर्शाएंगे, ds, ठीक ना। जैसे यहाँ पर मान लो क्या चीज़ है, आपका बॉल का जो टुकड़ा हुआ ना, आपका जो कटा हुआ वाला भाग है वो वाला ही है, ठीक है। अब बॉल की जो बिना कटा वाला भाग छोड़ क्या चीज़ है आपका, मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु O है, वही जो ऐसे कटा हुआ है ना बॉल, ठीक है, ऐसे है आपके पास पूरा बॉल, दोनों कैसे हम काट दिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या कैसे शेप बना, ऐसा शेप बना, और एक यहाँ पर क्या चीज़ है आपका मूल बिंदु मान लेते हैं O है। तो O से हम जब ऐसे लाइन ऐसे मिलाते हैं दोनों तरफ को, ठीक ना, तो जो यहाँ पर एंगल बनता है, यहाँ पर मान लो क्या चीज़ बिंदु P है, ठीक है, यहाँ पर क्या चीज़ बिंदु P है, तो यहाँ से जो एंगल बनेगी ऐसी, वो जो एंगल कहलाता है क्या चीज़ है आपका, घन कोण कहलाते हैं। और इसकी दूरी कितनी है, r है, O से लेकर जो P की दूरी कितनी है, r है। तो आई होप ये जो घन कोण है वो समझ में आया होगा, ठीक ना, बॉल के एग्जाम्पल से, ठीक है। अब हमें एक चीज़ यहाँ पर और याद रखनी, जो फॉर्मूला है इसका, है ना, ये चीज़ फार्मूला कि जो डी ओमेगा, इससे हम किसी तरह मतलब घन कोण को इससे हम दर्शाते हैं, डी ओमेगा से दर्शाते हैं, ठीक है। डी ओमेगा इज इक्वल होता है डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर आर क्या था, वही ओ से लेकर पी तक की जो दूरी था ना, वही क्या चीज़ आपका आर था, ठीक ना। तो डी एस कॉस थीटा अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर, जहाँ पर डी एस क्या चीज़ है, अल्प वही क्षेत्रफल जो हमने ऐसे काटा हुआ था, वो क्या चीज़ आपका क्षेत्रफल था, ठीक ना। डी एस अवयवी क्षेत्रफल है, ठीक है। चलिए अब इसमें एक और महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन में ये सब चीज़ पूछ देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये वाला कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु पर पृष्ठ द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन। घन कोण की जो यूनिट होती है वो क्या होते हैं, स्टेरेडियन होते हैं। याद रखना, किसी भी बंद पृष्ठ मतलब वो पूरा पृष्ठ कैसे रहेगा, बंद रहेगा, के अंदर किसी बिंदु पर पृष्ठ द्वारा बनाया गया जो कोण होता है वो ठोस कोण कितनी होती है, यानी कि जो घन कोण होता है वो कितनी होती है, 4 पाई स्टेरेडियन होते हैं, आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर आते हैं, ठीक ना। वो है आपके पास गॉस के नियम, लॉ ऑफ गॉस, ठीक है। चलिए ये है आपके गॉस प्रमेय, ठीक है। चलो इस गॉस प्रमेय को हम समझते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रमेय है और बहुत ही लॉजिकली प्रमेय है, ठीक ना। चलिए देखते हैं।
गॉस प्रमेय। कार्ल फ्रीडरिच गॉस ने किसी एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स और उसमें उपस्थित आवेश के बीच संबंध बताने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम क्या बोलते हैं, गॉस प्रमेय बोलते हैं। मेन ये किस पर डिपेंड करेगा, बंद पृष्ठ रहेगा, है ना, वो खुली पृष्ठ नहीं रहेगी, बल्कि क्या रहेगा, बंद पृष्ठ रहेगा, और विद्युत फ्लक्स है और क्या चीज़ है, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश, इनके बीच संबंध बताने के लिए गॉस ने एक प्रमेय दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, गॉस का प्रमेय बोलते हैं। ठीक ना। तो इस प्रमेय के अनुसार निर्वात में, यानी कि जहाँ हवा नहीं है, ठीक ना, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है ना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई जो है वो क्या होता है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, मान लेते कितना आवेश है, क्यू आवेश है, उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। दैट मीन्स फाई ई इज इक्वल्स टू Q/ε0। आई बात समझ में, ठीक। क्योंकि क्या होता है कि बोल रहे हैं ना, विद्युत फ्लक्स जो है वो उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, जहाँ पर जो ε0 है क्या चीज़ है, आपका निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, चलिए परिभाषा तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़े से चीज़ों को समझते हैं। चलिए देखिए क्या बोल रहे हैं, यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश कितनी, मान लो क्यू है, तो गॉस के नियम के अनुसार उस पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होगी फाई ई इज इक्वल्स टू, हम फाई ई की परिभाषा तो ये जानते हैं, ठीक है, इसको नहीं लिखो तो भी चलेगा, सिर्फ डायरेक्ट आप फाई ई से यहाँ तक जा सकते हो। ठीक है, फाई ई इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका, Q/ε0। ठीक है, और क्योंकि हम फाई ई इज इक्वल टू क्या जानते हैं, फाई इज इक्वल टू जानते हैं ये एस और ये ई डी एस। ठीक ना, ये जहाँ पर ये क्या बता रहे हैं आपका, ये इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं क्या चीज़ का, बंद पृष्ठ को दर्शाते हैं। ठीक है, बंद पृष्ठ करके बताते हैं। आई बात समझ में, ठीक। क्योंकि ये जो है वो इसके बराबर है ना, और ये जो है वो इसके बराबर है, तो दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, तीनों कैसे लिख सकते हैं, रिलेशन में। ठीक है, वैसे दोनों दो लिखोगे तो भी चलेगा कि फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0, क्योंकि इसकी परिभाषा ही बोलती है क्या, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो है वो उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, चलिए अब इसके में क्या करना है, उत्पत्ति करना है। ठीक ना, इसके हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि कितने के तो फाई ई की जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, Q/ε0 होता है। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ करके दिखाना है। ठीक ना, कोई भी जो वैज्ञानिक होता है, ठीक ना, बिना प्रूफ के अपने जो सिद्धांत है उसको नहीं दे सकता। ठीक ना, तो जो भी वैज्ञानिक वाले जो नाम आता है ना, जैसे प्रमेय करके, ठीक ना, तो वो सिर्फ प्रमेय बस नहीं देगा, बल्कि उसकी उत्पत्ति को भी देते हैं। ठीक ना, प्रूफ भी देता है, तभी तो साइंटिस्ट बनते हैं क्या। चलिए अब हम देखेंगे इसकी व्युत्पत्ति को। ठीक ना, तो देखो माना एक बंद पृष्ठ, अब इसके जैसे रिक्वायर्ड है इसमें क्या क्या, जैसे बंद पृष्ठ है और क्या है, और जो वो आवेश है और विद्युत फ्लक्स है। ठीक है, इतना तो है आपके पास। ठीक, तो जो रिक्वायर्ड बोल रहे परिभाषा में उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसके लिखना है क्या, कि माना एक बंद पृष्ठ एस है के अंदर बिंदु ओ पर क्या चीज़ है, प्लस क्यू आवेश रखा गया। देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, एक पृष्ठ है एस, है ना, जिसमें बिंदु ओ पर क्या रखा गया है, प्लस क्यू आवेश रखा गया है। बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, यहाँ से बिंदु ओ से आर दूरी पर क्या चीज़ है, बिंदु पी है ना, बिंदु पी है। इतना तो है आपके पास, बिंदु पी है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या चीज़ है, हमें गॉस के नियम निकालना है। गॉस के नियम क्या बोलते हैं कि संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालना है। अब फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, ध्यान देना, क्योंकि हम निकाल क्यों रहे हैं ये चीज़ें हमें समझना पड़ता है। ठीक ना, अब फ्लक्स की परिभाषा तो होता है फाई ई इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका EDS होते हैं। अब ई क्या चीज़ है, विद्युत क्षेत्र है। तो सबसे पहले तो हमें यही निकालना पड़ेगा क्या, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसमें तो हमें निकालना पड़ेगा, तभी तो हम इसमें वैल्यूज़ को रख पाएंगे क्या। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र ई निकालने के लिए हम क्या जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने फर्स्ट जो डेरिवेशन वाले जो टॉपिक था उसमें किया था कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। तो बस वही फॉर्मूला हमें क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करनी है। ठीक है, तो चलिए देखो, अतः कूलाम के नियम से, हम कूलाम के नियम से क्या जानते हैं कि किसी एकांक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा ये होती है कि E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, अब E की जो दिशा है
है ना, ई की दिशा ओपी के अनुदिश होगी, ठीक ना। ये आपका ओपी की अनुदिश, ई की दिशा क्या होगी आपका ओपी के अनुदिश। क्यों? क्योंकि ए एकांक धनावेश है, ये कोई क्या चीज़ है प्लस क्यू आवेश, और यहाँ पर भी पी की जगह भी क्या होता है एकांक धनावेश होती है। अब दोनों जो है वो एकांक धनावेश हो गया तो दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, देन इसकी दिशा क्या होगी आपका आगे की तरफ होगा, ठीक है। यानी कि जो ई की दिशा क्या होगी ओपी के अनुदिश होगी। चलिए फिर माना किसी बिंदु, तो क्या बोल रहे हैं कि गोले को कई छोटे छोटे क्षेत्रफल में विभक्त कर सकते हैं। बिल्कुल आपके पास ये गोला है ना, जैसे हमने स्टेरेडियन में पढ़ा है ना घन कोण, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं कई क्षेत्रफल में क्या कर सकते हैं, ऐसे क्षेत्रफल हो गया, ठीक ना, बढ़ गया। फिर हम ऐसे क्षेत्रफल बना सकते हैं ऐसे, ठीक ना। ऐसे हम गोले को कई क्षेत्रफल में क्या कर सकते हैं विभक्त कर सकते हैं, ठीक है। माना किसी बिंदु पी से घिरा अवयवी क्षेत्रफल कितना है ds है। डायग्राम में देख लेते हैं। देखो मानो किसी बिंदु पी से घिरा जो अवयवी क्षेत्रफल ds जो है वो आपका ये है, ठीक ना। अब चूंकि देखो यहाँ पर जो अवयवी क्षेत्रफल ds है और ई की दिशा दोनों कैसे हैं एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के समांतर, दैट मीन्स वहाँ पर थीटा इज इक्वल क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक है। थीटा कितना होगा आपका 0 होगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात होगी कि यहाँ पर हम थीटा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आपके फ्लक्स की परिभाषा में क्या होती है ई डी एस कॉस थीटा, तो वहाँ पर हम कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर थीटा की बात की है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका देखो जिसकी दिशा जो है वो ओपी के अनुदिश होगी बाहर की ओर, चूँकि ई व डी एस एक ही दिशा में है, ठीक ना। ई क्या चीज़ है विद्युत क्षेत्र, और डी एस जो अवयवी क्षेत्रफल दोनों एक ही दिशा में है, देन ई और डी एस के मध्य बनने वाले कोण क्या होगा 0 एंगल होगी, है ना। इस कारण से आपका जो परिभाषा होगी आपको फ्लक्स की परिभाषा आई यहाँ पास देखो, ये फ्लक्स की परिभाषा अवयवी क्षेत्रफल डी एस से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस, दैट इज ई डी एस कॉस थीटा, है ना। और ई डी एस कॉस थीटा की जगह हम लिखेंगे 0, दैट मीन्स कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है, दैट मीन्स क्या हो गया आपका ई डी एस मिल गया। देन डी फाई इज इक्वल टू क्या मिल गया ये, इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलिए तो हमने समीकरण 2 तो यहाँ तक प्राप्त कर लिया, ठीक। अब समीकरण 1 से हमने क्या निकाला था ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। वो ई की वैल्यू था, किसकी वैल्यू था ई की वैल्यू, है ना। और इसमें भी क्या आए हैं ई आए हैं, तो वहाँ से समीकरण 1 से ई की वैल्यू जो जितना था उसको हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो बस वही क्या है देखो डी फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ तक पूरा क्या है आपका ई की वैल्यू है और ये डी एस का डी एस। आई होप यू आपको समझ में आ रहा होगा कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हो उसको, ठीक है। चलिए ठीक, इतना समझ में आ गया समीकरण 3 तक, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमें डी एस भी चाहिए ना, डी एस तो हमें निकालना है क्या, डी एस क्या चीज़ है देखो, अब डायग्राम में आते हैं ना। देखो ये डी एस जो है क्या चीज़ है, ये अवयवी क्षेत्रफल बता रहे हैं। ऐसे हम कई डी एस करके जोड़ेंगे सभी डी एस को, तो हमें क्या निकलेगा गोले का पूरा क्या निकलेगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा। पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा, है ना। अगर हम डी एस करके पूरा करेंगे जोड़ देंगे तो पूरा क्या होगा ये संपूर्ण गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे उसका जो है इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। ठीक है, समीकरण 3 का हम क्या करेंगे इन संपूर्ण गोले के पृष्ठ एस से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा फाई इज इक्वल्स टू, क्योंकि बंद पृष्ठ है इसलिए हम क्या करेंगे उसको इंटीग्रेशन ऑफ एस डी फाई ई, इसी का हम क्या करेंगे इसका समाकलन कर देंगे। तो डी फाई ई की जगह हम पूरा ये वैल्यू रख देंगे, एंड दैट मीन्स फाई एस इज इक्वल्स टू पूरा समीकरण 3 को उठा के हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। ठीक, अब उसके बाद क्या किए ना, उसके बाद देखो ये जो इतना पूरा टर्म है आपके पास क्या है पूरा क्या है वो क्या बोलते हैं उसको कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है क्या हो गया वो बाहर निकल गया, तो इंटीग्रेशन में सिर्फ क्या बच गया ds बच गया। अब ये इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है पूरे टर्म को क्या करना जोड़ देना, ठीक ना। तो हम ds करके पूरे गोले भर को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो ये एक्चुअल में ये जो समाकलन ऑफ ds क्या बता रहे हैं पूरे गोले का जो है वो संपूर्ण पृष्ठ बता रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो जो ds है उस मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ds जो है वो इज इक्वल टू r त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठ दैट इज इक्वल टू s, और हम जानते हैं कि गोले की जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होती है ना। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितनी होती है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, दैट मीन्स हम समाकलन ऑफ ds की जगह हम लिख सकते हैं क्या चीज़ 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, कि गोले की जो संपूर्ण मतलब गोले की जो पृष्ठीय क्षेत्रफलता कितनी होती है 4 पाई आर स्क्वायर होती है। बायो वाले स्टूडेंट भी इसको अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए चीज़ें जो है वो आसान होता है, क्योंकि वो चीज़ उन्हें याद ही रहता है, ठीक है, मतलब वो लोग पढ़ते ही रहते हैं। लेकिन आप लोग जो है उसको छोड़ दिए रहते हैं, थोड़ा सा आपको याद नहीं रहता, तो आप लोग ऐसी जो फॉर्मूला चीज़ें आती हैं उसको अपने कॉपी में नोट कर लिए करो, है ना, ताकि ये चीज़ें जो है आपको समझ में आती रहे, ठीक है।
चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके वैल्यूज़ को क्या करेंगे, समीकरण 5 में पुट अप कर देंगे कि समाकलन ऑफ डी एस इज इक्वल क्या लिखेंगे, 4πr² लिखेंगे। तो वही लिखा गया देखो 4πr², ठीक है। अब यहाँ पर ये r² और ये r² दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ से 4π और 4π भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर में सिर्फ क्या बचा क्यू और नीचे क्या बचा एप्सिलॉन 0। दैट मीन्स फाई इज इक्वल्स टू आपके पास बच गया क्या चीज़, फाई इज इक्वल्स टू बच गया ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। और यही क्या चीज़ है आपका गॉस का प्रमेय। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो परिभाषा बोल रहे हैं ना गॉस में क्या परिभाषा बोल रहा था, विद्युत फ्लक्स निकालना था। भैया विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होते हैं, ई डी एस कॉस थीटा होते हैं। मतलब हमें सबसे पहले तो ई फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ई फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो बिंदु आवेश, यहाँ पर कोई एक आवेश आ रहा था, तो एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम फॉर्मूला जानते हैं, तो वहाँ से हमने ई निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या कहा थीटा, क्योंकि ई और डी एस की जो डायरेक्शन है दोनों एक ही डायरेक्शन जा रहा था, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0। तो वहाँ से हमने थीटा की वैल्यू निकाल लिया। अब बात आती थी क्या चीज़, डी एस की बात आ रही थी, है ना। तो डी एस क्या चीज़ है, संपूर्ण क्या चीज़ है आपका, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या बताएगा, संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसकी परिभाषा क्या होती है, 4πr² होती है। बस हमने सब्स्टिट्यूट किया, जो कैंसिल उसको कैंसिल किए, फिर फाइनली आपका आंसर आ गया, है ना। तो कोई इसमें कोई तो आपका क्या बोलते हैं कठिन वाले तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि जो परिभाषा बोल रहे हैं ना बस विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए कि विद्युत फ्लक्स में क्या क्या रिक्वायर्ड करते हैं, ई डी एस और कॉस थीटा, यही चीज़ आपको निकालना है, ठीक। उसके बाद कैंसिल करना है और क्या करना है, आपका आंसर आ जाएगा, गॉस का प्रमेय सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो डेरिवेशंस हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट अगर इस पर होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि मुझे यहाँ पर डाउट है करके, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन आई होप यू इस अगर वीडियो को एक बार में समझ, देखो कोई भी चीज़ जो है वो किसी को जल्दी समझ में आता है तो किसी को थोड़ा लेट में समझ में आता है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता एक बार वीडियो को देखने के बाद, तो आप क्या करना, वीडियो को एक बार तो देख लोगे, उसके बाद जहाँ पर समझ नहीं आया वहाँ पर रुकना, फिर रिवर्स करना, ठीक ना। फिर उसको समझना, नहीं समझ में आया तो फिर रिवर्स करना। कितने बार में नहीं समझ में आएगा बताओ, आएगा समझ में। किसी को जल्दी आता है समझ में तो किसी को कम जल्दी आता है, ठीक है, समझ में, ठीक। तो इसलिए कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को लो मत करना और पढ़ते रहना, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं, यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।